चलिए ध्यान दिया जाए। कल के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। नहीं, तो मोल के बारे में थोड़ा बहुत आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान रखना है, ठीक है। मोल के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया गया था कि मोल जो है वो क्या है, नहीं, और मोल जो है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो मोल को 3 रूपों में परिभाषित किया जाता है, बताया गया था। मोल को संख्या के रूप में, मोल को द्रव्यमान के रूप में, और मोल को आयतन के रूप में। 3 हम लोग परिभाषा दिए थे। नहीं, तो तेज तेज बच्चे हैं, सब याद करके आए होंगे। चलिए सर, बताया जाए मोल को संख्या के रूप में कैसे परिभाषित किया गया है। कणों के समूह को एक मोल कहते हैं, क्योंकि संख्या तो हो गया 6.10 का पावर 23। नहीं, ये तो संख्या आ चुका है, ठीक है। उसी समूह क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। बिल्कुल सही है, बैठिए। चलिए सर, मोल को द्रव्यमान के रूप में बताया गया था, तो नहीं बताइए तो है। अच्छा, आप लिख नहीं पाए थे। अच्छा, इसमें ऐसे बैठिए। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, नहीं जी, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है। तो उस कारण से होता क्या है कि जो पीडीएफ जाता है, तो जिनके पास बड़ा वाला मोबाइल है तो वो लोग तो लिख लेते हैं, नहीं, और जिनके पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है वो लोग नहीं लिख पाते हैं। बस में आ रहा है, एक परेशानी आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसा बोले कि सर मेरे पास तो मोबाइल है नहीं, आप क्लास में लिखने देते नहीं है। तो भाई क्लास में लिखा कीजिए, हम भी जब भी आगे जाएं तो आप रोक दीजिए कि सर, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बोल दिए सर लिखना है, आप रुक जाइए, तो हम रुक जाएंगे। आप उसको लिख लीजिए, बस में आ रहा है। आप थोड़ा स्पीड अप लिखिए आराम से। जहाँ नहीं समझ में आता है वहां भी रोकिए कि सर रुक जाइए, समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए फिर से, ठीक है। तो जिनके पास भी बड़ा वाला मोबाइल नहीं है उसमें चिंता की बात नहीं है, कोशिश करना है कि क्लास में लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछेंगे। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो बोलिए कि सर रुक जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बैक हो जाइए, हम रुक जाएंगे। उसमें कोई परेशानी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, कोशिश कीजिए 1 महीना में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीना के अंदर बड़ा वाला मोबाइल ले ले। बस में आ रहा है। क्योंकि अब बड़ा वाला मोबाइल लीजिएगा नहीं तो आपको फायदा होगा। आइए आगे आइए सर, आगे ढेर जगह है, देखिए उन्हें जगह है, आगे देखिए, बैठिए। इस लाइन में घुसो सब, इसमें भी देखो सब दो दो को, तीन तीन को बैठल है सब। चलिए देखा जाए तो बड़ा वाला मोबाइल ले लेते हैं तो कुछ फायदे हैं इससे। नहीं, एक फायदा ये है कि जैसे हम लोग क्लास में कोशिश ये करते हैं, क्लास में इस बार हम लोग 12th में कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो भी थ्योरी क्लास है वो हम लोग क्लास में कर लें। नहीं, जो थ्योरी आपका क्लास है वो क्लास में कर लें। बस में आ रहा है, ठीक है। कुछ जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है उनको भी हम लोग क्लास में कर लें। बस में आ रहा है। लेकिन अगर हमको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, और अगर हम क्लास में ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे तो उस केस में हम लोग का सिलेबस अटकता है। नहीं, बात समझ में आ रही है। तो अगर हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, अगर मेरे पास यहाँ पर भी बोर्ड है, मेरे पास घर पे भी बोर्ड है, नहीं, तो हम लोग क्यों नहीं इसका फायदा उठाएं। बस में आ रहा है। हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पे बढ़िया से थ्योरी पढ़ लें, कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स कर लें, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जैसे डीपीएस आपको दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सीट आपको दिया जाएगा मान लीजिए प्रॉब्लम के लिए, नहीं, तो उसके क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ के क्लास कर लेंगे। तो इससे होगा कि हम लोग का क्लास जो है वो ज़्यादा हम लोग बेहतर कर पाएंगे किसी भी चैप्टर में। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हम सब कुछ क्लासरूम में ही करवाए लेंगे तो इस 45 मिनट के समय में, नहीं, अगर हम सब कुछ कराएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग का सिलेबस अटक जाएगा। बस में आ रहा है। तो हम लोग बेहतर करें, अच्छा हर चैप्टर हो, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसलिए जरूरी है कि हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ें और ऑनलाइन भी पढ़ें। मेरी बात समझ में आ रही है। हम लोग ऑफलाइन में सभी थ्योरी को कंप्लीट करें, नहीं, एनसीईआरटी कंप्लीट करें, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सीट जो भी उनका डीपीएस का डिस्कशन है, क्यों नहीं, आज डीपीएस दिया गया, हम उसको शाम को डिस्कस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। शाम को हम आपको डीपीएस डिस्कस कर देंगे, ध्यान रखना है, जो भी प्रॉब्लम आपका फंसेगा हम उसको डिस्कस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, नहीं, जैसे एक विद्यार्थी थे कल पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए भाई, 12th का सिलेबस हमेशा कंप्लीट होता है। 12th का सिलेबस कोई भी टीचर हो, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वो कभी भी 12th का सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता है।
ध्यान रखना है। 11 का सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है, मेरा खुद रहता है, नहीं तो उसका इनकम्प्लीट का कारण है, हमको 4 महीना टाइम मिलेगा तो हम 4 महीना में साल भर के सिलेबस को नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर 4 महीने के सिलेबस को, क्योंकि आप अगस्त में आते हो, जुलाई अगस्त में बच्चे आते हैं इस बार, तो जुलाई अगस्त में आने पर हम 4 महीने में, आप सोचिए कि हम साल भर का सिलेबस खींच दें तो खींचेंगे ना, तो वो जानते हैं क्या होता है, उल्हा छूना। नहीं, यानी गए चैप्टर छू लिए अब भाग आए, चैप्टर छू लिए भाग आए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं 11th में, जो भी बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, जितना भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं, आज भी दवा ठोक के कहते हैं कि जिस बुक से मन करे उस बुक से क्वेश्चन बनाओ, और बच्चे बनाते हैं और क्वेश्चन बनता है। कारण, चैप्टर पे समय दिया गया। अगर चैप्टर पे हम समय कम देंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, जैसे सिलेबस कंप्लीट करने की जहां तक बात आती है, तो इसको इस तरह से भी समझना है, नहीं कि आप सिलेबस कितने दिन में चाहते हैं कंप्लीट करना, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, कितने महीने में चाहते हैं, आप अपना लेवल देख लीजिए। आपका लेवल अगर है कि हम अगर कितना भी फास्ट पढ़ाएं और आप एकदम कैप्चर कर लीजिएगा, नहीं हम थ्योरी पढ़ा पढ़ा के वो खत्म कर देते हैं, आप हमको गिन के 3 महीना टाइम दीजिए, हम 3 महीना में आपका पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। नहीं, लेकिन ओनली विथ थ्योरी एंड विथ फास्टेस्ट स्पीड। हमको केमिस्ट्री याद नहीं करना है, हमको टॉपिक दीजिएगा, हमको टॉपिक याद है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको तो बोलना है, समझ जाना है, बोलना है, समझ जाना है, हमको टाइम नहीं लगेगा। आप अपना कैपेसिटी चेक कीजिए कि आर यू रेडी, नहीं क्या आप तैयार हैं अगर हम बहुत तेज पढ़ाएं तो उसको ग्रैप्स करने के लिए, ये समझना है। नहीं तो ये जवाब उनका था, वो पूछते थे सर सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। नहीं, तो सिलेबस कंप्लीट करना नहीं करना ये आप तैयार कीजिए। अभी ये मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए कि अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स में हम लोग जो जिस चैप्टर को पढ़ाने में 1.5 महीना लग रहा है, नहीं, और यहाँ पर हमारा अभी 1.5 महीना पूरा होने वाला है क्रैश कोर्स में, नहीं, और 1.5 महीना में हम लगभग 16 चैप्टर हम लोग का ना, 16 चैप्टर में हम 14 चैप्टर रिवाइज करवा दिए। तो जो प्रीवियस 12th के बच्चे हैं भाई, उनसे कांटेक्ट कीजिए प्लीज, और कांटेक्ट करके पूछिए कि क्या 14 चैप्टर रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ। कितना दिन में? 1.5 महीना में। अभी 15 दिन बचा हुआ है। हाँ, मैं जितना मतलब मेरे हिसाब से, हम क्योंकि उस बीच में कहीं क्लास नहीं लिए, बस में आ रहा है, तो अगर जोया जाए तो 30 दिन में या 1 महीना ही मानिए, तो 1 महीना में उनका 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमको कंप्लीट कितना करना है? 2 चैप्टर और, वो भी फर्स्ट मेटलर्जी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं तो वो भी हम 2 दिन में उनका कंप्लीट कर देंगे। तो 1 दिन में 1 चैप्टर, 1 दिन में 1 चैप्टर, 2-2 घंटा पढ़ाइए, चैप्टर उड़ाते जाइए, बस में आ रहा है। लेकिन क्या आप 2 घंटा में चैप्टर को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए रेडी हैं? ये समझना पड़ेगा ना। नहीं तो ये चीज आप टीचर पर क्यों ठोकते हैं? ये चीज किसी भी टीचर पर, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं कि हम अपना पर्सनली बात कर रहे हैं, ये आप टीचर पे क्यों ठोक रहे हैं कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट कर दीजिएगा। नहीं, आप बोलिए और आप तैयार होइए कि हम तेज पढ़ाते हैं, और आप तैयार हो जाइए ग्रैप्स करने के लिए अगर आपके में क्षमता है तो। नहीं, आप हमको बोलिए, हम यहाँ पे खड़ा होके सॉल्यूशन चैप्टर हम फर्स्ट पढ़ाते हैं, आपको 1 घंटा में हम पूरा चैप्टर बोल देंगे, 1 घंटा में बिना कुछ रुके हुए हम पूरा चैप्टर बोल देंगे। भाई 15 साल हो गया उसे पढ़ाते पढ़ाते। नहीं, दिमाग में एकदम नहीं होता कि टेप रिकॉर्डर की तरह है, खाली टेप रिकॉर्डर ऑन कीजिए और धक 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 निकलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसा नहीं है कि अब के स्टार्ट किए हैं और अभी आए हैं हमको देख देख के पढ़ाना है, वैसा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। खैर ये बात हो गई, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग बता रहे हैं, तो जिन लोगों के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है वो क्लास में लिखिए, मेन कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि बड़ा वाला मोबाइल कोशिश कीजिए कि खरीद ले। नहीं, आप 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में खरीद लीजिए, और खरीदते हैं तो उससे आप ऑनलाइन जुड़िएगा तो आपको फायदा होगा। एक्स्ट्रा हम बहुत चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ऑनलाइन में हम लोग बोले कि हम लोग का 11th का कुछ चैप्टर बचा हुआ है, तो हम 11th का चैप्टर, हम लोग का 12th का मेरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उनका क्रैश कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो सरस्वती पूजा के बाद हम 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं तो जो बच्चे 11th नहीं पढ़े हैं वो लोग भी तो जुड़ सकते हैं ना। नहीं, आपको कोई टॉपिक की पढ़ाई हो रहा है, नहीं तो आप जुड़िए, उससे पढ़िए, समझिए, आपको फायदा मिलेगा उससे। नहीं, आप जब 12th में हैं तो आप जुड़ सकते हैं उस चैप्टर से, जुड़िए और जुड़ के आप उसका फायदा उठाइए। आप नहीं मेरे पास पढ़े हुए 11th, फिर भी हमसे जुड़िए, हमसे जुड़ के आप पढ़िए। बस में आ रहा है? तो ये आप कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो कोशिश किया जाए
हम लोग अब आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा हम लोग का था सिलेबस के बारे में, थोड़ा बड़ा चर्चा हो रहा था बार बार, सिलेबस का होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं है कि माँ के पेट से अभी निकले नहीं। पहले बोलिए, हम दौड़ सकते हैं कि नहीं, हम भाग सकते हैं कि नहीं, बोलिए इसके बारे में क्या राय है आपका। ठीक है, तो ये राय बता दिए कि आप अपने ऊपर डिपेंड कीजिए कि आप कितना तेज दौड़ना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं हाफेंगे पढ़ाने में, आप हाफ जाइएगा। नहीं, आप पता कर लीजिए, कल भी चला है 12th वाले का, आप अगर यूट्यूब चेक करते हैं तो यूट्यूब पे चेक कीजिए, कल भी उनका 2 घंटे क्लास चला है रात को, और सुबह में फिर 7 से 9 बजे तक उनका क्लास चला है 2 घंटा 4 घंटा। फिर अभी हाजिर आपके सामने पढ़ाने के लिए, बस मेरा है, फिर रात को जाकर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम नहीं हाफेंगे, मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, हम केमिस्ट्री में दम पचा चुके हैं। नहीं, आप दम तैयार कीजिए कि आपका दम है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में मोल को संख्या के रूप में पढ़े थे और मोल को द्रव्यमान के रूप में पढ़े थे, ये दो चीजें हम लोग पढ़े थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। अगला हम लोग का इसमें था मोल को आयतन के रूप में, था ना। चलो अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का था मोल को आयतन के रूप में। और जानते हैं अब अगर आप बहुत तेज हैं ना, नहीं तो और जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर का वीडियो तो मेरा है ही यूट्यूब पर, बस मेरा है, बहुत सारे चैप्टर का वीडियो मेरा यूट्यूब पे है। तो आप ऑफलाइन भी कर लीजिए, आप कुछ चैप्टर यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिए, आपको मन कर रहा है ज़्यादा तो। नहीं, जल्दी 2-3 महीने में छुट्टी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखा जाए, मोल को आयतन के रूप में हम लोग पढ़े, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो मोल को आयतन के रूप में अगर देखें तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग को देखा जाए तो यह जो मोल को आयतन के रूप में है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ गैसीय पदार्थों के लिए परिभाषित है, ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैसीय पदार्थों के लिए, गैसीय पदार्थों के लिए परिभाषित है। ठीक है, चलो यहां से बोला गया कि मोल को आयतन के रूप में, यानी ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैसीय पदार्थों के लिए परिभाषित है। क्यों भाई, नहीं क्यों गैसीय पदार्थों के लिए सिर्फ परिभाषित है। तो ध्यान रखना है, हम लोग बात यहाँ पे कौन सी कर रहे हैं, आयतन की। तो अगर आयतन की आप बात कर रहे हो तो ध्यान रखना, ठोस का आयतन फिक्स होता है, किसी भी सॉलिड का आयतन फिक्स होता है, किसी भी द्रव्य का आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। नहीं, जैसे द्रव्य का आयतन, 1 लीटर दूध ले आए हैं, क्या उसको दाब के आधा लीटर कर देंगे क्या, ध्यान रखना है। तो आप ठोस के और द्रव्य के आयतन को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन गैस का आयतन जो होता है वो वेरिएबल होता है, गैस के आयतन को बदला जा सकता है। नहीं, एक डब्बे में, इतना बड़ा डब्बा में गैस भरा हुआ है, अगर हम प्रेशर लगाकर उसको दाब दें, नहीं तो उसका आयतन क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम प्रेशर को घटा दें, यानी इस डब्बे को खोल दें, तो सारा का सारा गैस बाहर निकल जाएगा और उसका आयतन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो गैस जो होते हैं उनके आयतन को घटाया भी जा सकता है और उनके आयतन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो जिसके आयतन में चेंजेबल है, वेरिएबिलिटी है, नहीं उसी के ना आयतन के बारे में पढ़िएगा जी। बस मेरा सॉलिड का आयतन फिक्स है, चेंज नहीं करता है। लिक्विड का आयतन यानी द्रव्य का आयतन फिक्स है, तो उसके आयतन में हम थोड़ी ना पढ़ेंगे जिसका फिक्स है। तो इसीलिए हम लोग जब मोल को आयतन के रूप में पढ़ते हैं तो जनरली किसके लिए पढ़ते हैं, गैसीय पदार्थों के लिए। तो क्यों भाई, क्योंकि गैसों का आयतन वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब अस्थिर होता है, ध्यान रखना है, वेरिएबल होता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि गैसों का आयतन क्या होता है बाबू, वेरिएबल होता है। चलो, नहीं हम लोग जानते हैं, ये भी हम लिख दिए कि सॉलिड और लिक्विड का आयतन क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का आयतन कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर रहता है, आयतन स्थिर रहता है।
ध्यान रखना है। तो सॉलिड और लिक्विड का जो आयतन है वो आयतन क्या होता है बाबू, तुमको स्थिर रहता है, लेकिन गैस का आयतन स्थिर नहीं रहता है, वो चेंजेबल रहता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुम प्रेशर अगर दबाओगे उसको तो घट जाएगा, नहीं प्रेशर अगर तुम घटाओगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो तो अब मोल को आयतन के रूप में किसके लिए परिभाषित है पहले वो समझ गए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लिख रहे हैं आप लोग, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते चलेंगे, ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, जहां पे रुकना होगा वहां बोलेंगे, हम रुक जाएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। देखो तो मोल को आयतन के रूप में, अब इसका परिभाषा जो है वो कैसे परिभाषित किया गया है, ध्यान समझो। हम लोग कहा गया कि किसी भी गैस के एक मोल का आयतन, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना है, हम यहां से कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तब समझेंगे। यहां पे कह रहा है कि किसी भी गैस के एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर, ध्यान रखना है 22.4 लीटर के बराबर होता है। यहां पर बराबर हम लोग हटा दें, एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना है। तो किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। चलो भाई देखें, यहां से हम लोग को यहां से बात किया गया एसटीपी, नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना है, हिंदी में कहें तो मानक ताप तथा दाब, मानक ताप तथा दाब ये कहा गया। ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग का जो मानक ताप होता है, नहीं इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें मानक दाब की, तो आपका जो मानक दाब होता है वो आपका होता है 1 atm, या पास्कल में बोलेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहां से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है जी, नहीं कि कोई पूछता है कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी मोल को आयतन के रूप में परिभाषा दो, तो ये परिभाषा देंगे। मोल को आयतन के रूप में परिभाषा दो तो हम लोग क्या परिभाषा देंगे, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। नहीं एसटीपी का मतलब क्या बताया गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसको हिंदी में लिखा गया मानक ताप तथा दाब। कोई पूछता है भाई मानक ताप का मान कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। कोई बोलता है कि मानक दाब का मान कितना, तो 1 एटमॉस्फेयर या 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, हम लोगों को देखा जाए तो टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है, ध्यान रखना है। नहीं अच्छा 1 एटमॉस्फेयर दाब लिखा हुआ है, नहीं तो ध्यान रखना है कि प्रकृति जो है वो हम लोगों के ऊपर हमेशा एक दबाव लगाए रखती है, नहीं, और वो दबाव कितना होता है 1 atm। यानी अभी भी आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो आप पर गैसेस के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा एक दाब आपके ऊपर लगाया जाता है, नहीं तो वो दाब कितने के बराबर होता है, 1 atm के बराबर होता है। अच्छा हम लोग के बॉडी पर दाब काहे लगाया रहता है जी, भगवान काहे के दाब लगा दिए हैं, हम लोग के ऊपर एक दाब लगता है ना, नहीं तो हम लोग के ऊपर दाब क्यों लगा दिया गया है, नहीं है वायुमंडल के बाहर हम लोग नहीं जाएं, इसलिए भगवान चाहो तो दाब के रखे हैं ना, कि दाब के रखे हैं कि भागे मत। ध्यान समझिए, हम लोग को केयर करना है, यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तो बस थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं।
जैसे मान लो कि ये आपका पानी है, ठीक है, ये आपका बर्तन है जिसमें पानी है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि इस बर्तन में ऊपर से यहाँ पे पिस्टन लगा दिए हैं। नहीं, पिस्टन एक यंत्र है जिसको आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किए हैं, इधर से हम लोग कुछ गैस इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। इससे मान लो कि हम लोग कुछ गैस डाल दिए हैं, मान लो, ठीक है, कुछ गैस हम लोग डाल दिए हैं। कौन सा गैस? O2 गैस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? वाटर। नहीं, तो वाटर जो है वो किस अवस्था में है? द्रव्य अवस्था में है। नहीं, बस थोड़ा समझ लें, तो ये हम लोग का द्रव्य अवस्था में है। नहीं, अच्छा ये बताओ, द्रव्य और गैस में किसकी ताकत ज्यादा होती है? द्रव्य की ताकत ज्यादा होती है, गैस कमजोर होता है, गधा सब। नहीं, द्रव्य जो है वो जमीन पर रेंगता है और गैस जो है आसमान में उड़ता है। नहीं, तो गैस के कणों के पास ज्यादा ताकत है कि द्रव्य कणों के पास? तो कणों का ताकत पूछा जा रहा है, कणों की ऊर्जा पूछी जा रही है। ताकत कौन सी पे डिपेंड करता है? ऊर्जा पर। नहीं, तो किसका कण ज्यादा घूमता फिरता है? जिसके पास एक आदमी धीरे धीरे चलता है, नहीं थक जाता है तनु चलने के बाद, और एक आदमी दिन भर दौड़ रहा है, थकिए नहीं रहा है। नहीं, तो मजबूत कौन? जब दिन भर चल रहा है, दौड़ भाग कर रहा है। तो गैस के कण जो हैं वो दौड़ते भागते रहते हैं। नहीं, तो अगर गैस के कण दौड़ते भागते रहते हैं भाई, नहीं, और पानी का कण जो है तनी कोई रोक दिया तो रुक जाता है, तनी आराम कर ले। नहीं, बस मेरा, लेकिन गैस का कण जो है वो उसको क्या है, बर्तन में बंद कर दीजिएगा तो कण अस्थिर हो जाएगा। नहीं, बर्तन के दीवार पर धक्का मारेगा, ऊपर धक्का मारेगा, हमेशा निकलने की कोशिश करते रहता है। तो बरियार कौन? गैस का कौन? बताइए। आप लोग द्रव्य कौन को बरियार बने के फेर में है? हुए ना कर रहे हैं। बार बार ये बात दिमाग में आता है कि आप सोचिए कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो। नहीं, पता नहीं है कि भाई द्रव्य और गैस में कौन मजबूत, अब मजबूत पता नहीं। अब इस पर 5 मिनट डिस्कशन नहीं, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग गैस के कण जो होते हैं, नहीं, इनकी एनर्जी, गैस की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और द्रव्य के कण जो होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है। अच्छा, ज्यादा एनर्जी है गैस का, ज्यादा एनर्जी वाले को बोला जाए कि नहीं, उसको कहा जाए कि जाओ और जल में मिल जाओ। यानी हम यहाँ पे बोले कि O2 गैस है और O2 गैस को हम आराम से इसे प्रवाहित कर दें और उसको बोले कि जाके तुम जल में मिल जाओ, क्या आसानी से मिल जाएगा? दो चीजें तभी मिलती हैं जब दोनों की ऊर्जा समान हो। नहीं, या इसकी ऊर्जा अगर कम होती तो ये नीचे गिर जाता, ध्यान रखना है। लेकिन ये ताकतवर है, ये कमजोर है, तो ताकतवर कमजोर के साथ क्यों मिलेगा? नहीं मिलना चाहेगा, ध्यान रखना है। तो अगर इस ताकतवर को आप चाहते हैं कि ये जल में मिले तो इस पिस्टन से दबाइए। नहीं, दबाइएगा तो ये आपस में टकराएगा, जब टकराएगा तो इसकी ताकत कम होगी, ताकत कम होगी तो अब ये थक के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो अगर गैस को, किसी भी गैस को अगर द्रव्य में घुलाना है तो प्रेशर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रेशर लगाना पड़ता है। तो अपने बारे में सोचिए, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड है अंदर, ब्लड क्या है? लिक्विड है। नहीं, तो इस लिक्विड के अंदर, इस ब्लड के अंदर जब तक ऑक्सीजन घुलेगा नहीं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा नहीं। बस मेरा है। तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को घुलने के लिए आपके ऊपर एक प्रेशर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो वो प्रेशर कौन लगा रहा है? वायुमंडल। ध्यान रखना है। ऐसा थोड़ा है कि आप ऑक्सीजन ले लिए, एगो पिस्टन रखे हैं, अच्छा ऑक्सीजन गया, मुंह में पिस्टन डाल कर उसको ठेल रहे हैं। नहीं, कि आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो ऑक्सीजन गया है भाई ब्लड में जल्दी घुले, अगर नहीं घुला तो हमारे बॉडी का बहुत सारा प्रक्रिया नहीं होगा। ऐसा तो हम लोग करते नहीं है। नहीं, हम लोग आराम से सांस लिए, आराम से ऑक्सीजन गया, अब ब्लड में घुल गया। अच्छा, घुल गया यानी जरूर कोई ना कोई प्रेशर काम कर रहा है। नहीं, क्योंकि ऐसे आसानी से कोई भी गैस द्रव्य में नहीं घुलता है। तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो द्रव्य है, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या है? द्रव्य है, और ऑक्सीजन गैस है। ध्यान रखना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी बॉडी आपका काम करता है। ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप से प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो भगवान इतना अच्छा वायुमंडल आपके लिए बनाए हैं कि ऑटोमेटिक सब काम करता है। बस में ऑटोमेटिक प्रेशर आपके ऊपर हमेशा लगता रहता है। और वो ऑटोमेटिक प्रेशर कितना लगता है? 1 ATM का। मेरी बात समझ में आई? चलो, तो अब हम लोग फिर से समझें। हम लोग यहाँ से बोल रहे थे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी मोल को आयतन के रूप में। तो मोल को आयतन के रूप में समझाया गया कि मोल को आयतन के रूप में ये गैसीय पदार्थों के लिए ही परिभाषित है, क्योंकि गैसीय पदार्थों का आयतन जो है वो फिक्स नहीं रहता है। तो जिनका आयतन चेंजेबल होता है उसी के बारे में ना पढ़िएगा।
सॉलिड और लिक्विड का जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मोल को आयतन के रूप में किसके लिए परिभाषित है, तो गैस के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आया कि मोल को आयतन के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे, तो डेफिनेशन एक बनाया गया और वो डेफिनेशन दिया गया। कहा गया किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एसटीपी का मतलब बता दिया गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि मानक ताप का मान कितना होता है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस। मानक दाब का मान कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। नहीं, दाब क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए, समझ में आ गया। चलो अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करो, इस डिफिनेशन को और थोड़ा समझने की कोशिश करें। नहीं देखो, तो हम लोग अगर ध्यान दें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम लोग देखो तो यहां से ले लिए 1 मोल CO2 गैस ले लिए, 1 मोल CO2 गैस ले लिए। ठीक है, तो 1 मोल CO2 गैस ले लिए। अब पूछा जाए जैसे किसी से, बोलिए सर, राजीव जी, आपका राजीव नाम है ना, बोलिए CO2 दिया हुआ है तो कितना ग्राम होगा ये 1 मोल CO2, 44 ग्राम। सही है। नहीं, हम लोगों का इसका ले लिया 12 और इसका शोधना 32, 44 ग्राम। अच्छा, इस 44 ग्राम CO2 में कितने पार्टिकल होंगे, कितने कण होंगे, 1 मोल CO2 है, उसका भार आप लिख दिए 44 ग्राम। अब इस 1 मोल CO2 में कितने CO2 के पार्टिकल होंगे, हाँ CO2 का कितना कण होगा, चलिए उतना मेहनत मत कीजिए, बोलिए सर आप क्या बताना चाहते हैं। बस इसमें आप 12 इंटू 44 इंटू का फेर में लगे हुए हैं भाई। 1 मोल CO2 में कितना CO2 का कण, तो 6.02 10 का पावर 23 कण। अब का दिन 12 कर रहे हैं तो 44 किए जा रहे हैं, दिमाग बिना मतलब का लगाए जा रहे हैं। नहीं, दिमाग ज्यादा अप्लाई करना भी सेहत के लिए हानिकारक है। बस मेरा कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी बहुत दिमाग लगा दीजिएगा ना, नहीं तो वो आसान क्वेश्चन भारी हो जाएगा। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि 1 मोल CO2 में कितना CO2 का पार्टिकल होगा। नहीं तो 6 मोल का तो मतलब कितना देर से पढ़ रहे हैं लोग, 6.02 10 का पावर 23 CO2 का कण या CO2 का अणु। बोलिए इतना में दिक्कत है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखें अगर, नहीं तो हम एक बोतल लिए, हम लोग एक बोतल लिए, ये है हम लोगों का एक बोतल, थोड़ा शराब के बोतल तरह लग रहा है, नहीं अच्छा, इसमें हम लोग गैस भर दिए हैं, इसमें हम लोग CO2 गैस भर दिए हैं, इसमें हम लोग क्या किए, CO2 गैस भर दिया। CO2 गैस जो है वो कितना ग्राम भर दिए हैं, 44 ग्राम CO2 गैस भर दिए हैं। ठीक है, ध्यान समझना है। हम एक बोतल लिए और इस बोतल में क्या क्या भर दिए, CO2 गैस। कितना ग्राम CO2 गैस, 44 ग्राम CO2 गैस। और 44 ग्राम CO2 गैस का मतलब 1 मोल CO2, यानी आप 1 मोल CO2 गैस इस बोतल में भर दिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या हुआ है कि हम एक रूम तैयार किए हैं, ये हमारा एक रूम है, नहीं, और ये जो रूम है, इस रूम के अंदर का टेम्परेचर हम मेंटेन किए हैं। इस रूम का टेम्परेचर जो है वो हम लोग मेंटेन किए हैं 0 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस रूम का जो प्रेशर है वो प्रेशर भी हम मेंटेन किए हुए हैं 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल। ठीक है, एक रूम हम लोग तैयार किए, उस रूम का टेम्परेचर हम लोग कितना मेंटेन कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अब प्रेशर कितना मेंटेन कर दिए, 1 ATM हम लोग मेंटेन कर दिए। ठीक है, अब इस बोतल को लिए हैं जिसमें 1 मोल CO2 गैस आपका प्रेजेंट है। इस 1 मोल CO2 गैस, अच्छा गैसों के बारे में जानते हैं, गैस का जो आयतन होता है वो जिस बर्तन में रखिए उसी का आयतन के बराबर हो जाता है। जैसे अभी 44 ग्राम CO2 का बोतल में बंद है, तो वो पूछे कि भाई इस 44 ग्राम CO2 गैस का आयतन कितना, तो जितना बोतल का आयतन होगा उतने होगा। दिक्कत है, यही ना होता है। अब हम इस बोतल को लिए, ढक्कन बंद है जी, ना तो सब उड़ जाएगा। नहीं, अब हम इस बोतल को इसमें ले आए, नहीं, और ले आके इस रूम में फोड़ दिए। शीशा का बोतल था, नहीं, फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद जो बोतल के अंदर CO2 गैस होगा वो CO2 गैस बाहर निकलेगा, बोतले में रहेगा,
बाहर निकलेगा, वो तो चाहता ही है भाई, बोतल में बंद रहना नहीं चाहता है, वो बाहर निकला। रूम का टेम्परेचर आप रखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखे हैं 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं, क्योंकि मानक ताप और मानक दाब आप जानते हैं, तो इस रूम का मानक ताप और मानक दाब आप मेंटेन किए हैं। बोतल फूट गया, गैस निकला नहीं, और जब गैस निकला नहीं तो वहां पर एक्सरे विजन रखा गया है, और उस एक्सरे विजन से जब पता किया गया कि ये 44 ग्राम CO2 गैस है, जो कि 1 मोल CO2 गैस है, जिसमें कणों की संख्या 6.022 गुना 10 का पावर 23 गैस है, आखिर ये रूम के कितने आयतन में फैलता है इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर? नहीं, तो जब चेक किया गया तो आयतन आ गया 22.4 लीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ये 22.4 लीटर आपको कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? ज्यादा है। नहीं, 44 ग्राम बटखारा देखे हैं, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, तो 44 ग्राम कितना, बहुत ज्यादा हो गया। 1 किलो का तो हक बटा खड़ा होता है, 50 ग्राम का इतनी चुकी बटखारा होता है। बस में आ रहा है? तो अगर देखा जाए तो 44 ग्राम CO2 गैस ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है। नहीं, 44 ग्राम CO2 गैस का आयतन दिमाग में आ रहा है कि अच्छा 22.4 लिखा हुआ है, नहीं यानी 10 लीटर, अरे 20 लीटर ना, 22 लीटर, 22.4 लीटर, इतना आयतन कहाँ भाई? नहीं, तो इतना आयतन कहाँ? तो अब समझना है, आप इस क्या किए, इस 1 मोल CO2 गैस को यानी 44 ग्राम CO2 गैस को आप एक ऐसे रूम में छोड़ रहे हैं, नहीं, जिस रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, उस रूम का प्रेशर 1 ATM है, और इस 44 ग्राम CO2 गैस को जैसे ही आप रूम में छोड़े, नहीं, ये रूम में जाने के बाद रूम का कुल आयतन में से 22.4 लीटर आयतन ये छेकता है। नहीं, तो कहा गया अच्छा 22.4 लीटर आयतन छेक रहा है, नहीं, यानी कि 1 मोल CO2 गैस को अगर हम फ्रीली छोड़ दें 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, तो उसका आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। अब यह एक्सपेरिमेंट अलग अलग गैसों के साथ किया गया। नहीं, बोतल में कभी CO2 गैस लाए, बोतल में कभी O2 गैस लाए, बोतल में कभी H2 गैस लाए, नहीं, और बार बार नहीं जाके अलग अलग रूम में छोड़ा गया। अब इसी में छोड़ देंगे तो काम घबरा जाएगा, नहीं, इसमें से और इसमें छोड़ना है तो क्या करेंगे, इसमें से पहले निकाल लेंगे इसको, वैक्यूम पंप रहता है, वैक्यूम पंप से निकाल लिया जाता है, ठीक है, और फिर O2 गैस को लाके आप यहाँ छोड़िए। तो जब उसको भी छोड़ा गया तो उसके लिए भी आप वही टेम्परेचर मेंटेन किए, वही प्रेशर मेंटेन किए, तो यहाँ पर O2 गैस को भी लाया गया तो वो भी 22.4 लीटर आयतन ही छेका। N2 गैस को लाया गया तो वो भी 22.4 लीटर ही आयतन छेका। नहीं, क्योंकि 1 मोल का मतलब कणों की संख्या तो फिक्स थी, नहीं, भार अलग अलग हो सकता है, लेकिन कणों की संख्या, हम 1 मोल O2 लेंगे तो भी 6.022 गुना 10 का पावर 23, हम 1 मोल N2 लेंगे तो भी 6.022 गुना 10 का पावर 23। नहीं, तो जितने भी गैसेस थे अगर सबके कणों की संख्या बराबर है और सबको अगर आप बराबर टेम्परेचर और बराबर प्रेशर दीजिएगा तो अलग अलग गैसों का आयतन भी क्या होगा, समान होगा। नहीं, तो 1 मोल O2 गैस का आयतन STP पे चेक कीजिएगा तो भी 22.4 लीटर, 1 मोल CO2 गैस का चेक कीजिएगा STP पर तो भी 22.4 लीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। टेम्परेचर बदलेंगे तो आयतन बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलेंगे तो निश्चित आयतन बदल जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हम लोग यहां पर देखें अगर, तो मान लो आप एक बर्तन लेते हो, नहीं, हम ऐसे बस एज फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं, और इस बर्तन में तुम क्या किए हुए हो, तुम हम लोगों का 1 मोल O2 गैस तुम रखे हो, क्या रखे हो, 1 मोल O2 गैस। अच्छा, एक और बर्तन तुम लिए हुए हो, ध्यान समझो, और इसमें तुम 1 मोल CO2 गैस लिए हुए हो, ठीक है, 2 बर्तन लिए हैं, एक में 1 मोल O2 गैस है और एक में 1 मोल CO2 गैस है, तो इसमें भी कणों की संख्या 6.022 गुना 10 का पावर 23 है, क्योंकि आप 1 मोल लिए हुए हैं, और यहां भी कणों की संख्या 6.022 गुना 10 का पावर 23 है, क्योंकि यहां भी कणों की संख्या उतनी ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब चलो यहां पर क्या किए, आप इस गैस का भी टेम्परेचर कितना कर दिए, 0 डिग्री, इस गैस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर आप कम कर दिए। नहीं, तो जब इसको भी 0 डिग्री पे कर dीजिएगा, इसको भी 0 डिग्री पे कर दीजिएगा, तो समान ताप पर दोनों गैसेस की ऊर्जा लगभग क्या हो जाएगी, समान। नहीं, आप टेम्परेचर जब खींचते हैं, किसी का भी अगर हीट खींचना शुरू कीजिएगा, एनर्जी खींचना शुरू कीजिएगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी भी कम हो गई। आज दोनों का टेम्परेचर सेम किए हैं, तो दोनों का अगर टेम्परेचर सेम किए, दोनों की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई।
नहीं, अब इस पर भी आप प्रेशर लगा दिए, यानी दबा रहे हैं कितना से, 1 एटीएम से, इसको भी दबा रहे हैं 1 एटीएम से, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम और दोनों का प्रेशर भी सेम, तो क्या दोनों का आयतन सेम नहीं होगा? होगा। बराबर ताकत से दबा दिए, नहीं, दोनों की ऊर्जा भी समान कर दिए टेम्परेचर डाउन करके, नहीं, कणों की संख्या समान थी ही नहीं, तो क्या इन दोनों की आयतन, इन दोनों का आयतन समान होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर बदलने लगिए तो आयतन बदल जाएगा, प्रेशर बदल दीजिए तो आयतन बदल जाएगा, बस में रहे, ठीक है। लेकिन अगर दो गैसेज हैं, दोनों अलग अलग गैसेज भी हैं, फिर भी उन दोनों गैसों का आयतन एसटीपी पर क्या होगा? समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो यहां से अगर हम किसी भी गैस को लिखते हैं बाबू, देख लो, अब हम यहां लिखें 1 मोल CO2 गैस एट एसटीपी, नहीं, तो उसका भी आयतन 22.4 लीटर। आप यहां लिखते हो 1 मोल O2 गैस एट एसटीपी, तो उसका भी आयतन कितना? 22.4 लीटर। कोई भी गैस ले लो तुम यहां पर, 1 मोल SO2 गैस एट एसटीपी, एसटीपी लगाएंगे तभी आयतन सेम होगा, एसटीपी नहीं रहेगा तो आयतन अलग अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आयतन कितना? 22.4 लीटर। बोलो दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो आप कोई भी गैस लो, आपका 1 मोल होना चाहिए और एसटीपी पर होना चाहिए, तो उन सब का आयतन क्या आएगा? सेम आएगा। और वो कितना होता है? 22.4 लीटर। क्यों सेम होता है, समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। एक हम लोगों को देखा जाए तो आरटीपी पर भी मेजर किया गया। आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, जनरली रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं? 25 डिग्री। 37 से ढेर हो जाएगा, बस मेरा है 25 डिग्री सेल्सियस। देखा जाए, जो लोग लिख रहे हैं बोलते चलिएगा, ये नहीं कि फिर। चलिए, अगर देखा जाए दूसरे पॉइंट को ध्यान दें, तो किसी भी गैस का आयतन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब मापा गया आरटीपी पर, यानी एक ऐसा रूम ले लें, नहीं, जिसमें प्रेशर 1 एटीएम हो, रूम का टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस केस में जब 1 मोल गैस का आयतन मापा गया तो उस गैस का आयतन आपको आया 24.45 लीटर। कितना होता है? 24.45 लीटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देख लेना है कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन आरटीपी पर बराबर कितना? 24.45 लीटर। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कोई भी गैस आपको दिया जाए, अगर आरटीपी पर दिया हुआ है तो उस केस में गैस का आयतन कितना होता है? 24.45 लीटर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिखे थे आरटीपी, तो आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर अगर देखें, अगर तो आप समझते हो बहुत अच्छे तरीके से कि रूम टेम्परेचर जो होता है इसका वैल्यू हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, नहीं, और रूम प्रेशर तो वो जो एसटीपी में वैल्यू होता है वही यहाँ पर होता है, वो अलग नहीं होता है। रूम प्रेशर का वैल्यू भी कितना होता है? 1 एटीएम ही होता है, या 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद ना चाहिए कि अगर एसटीपी दिया रहे तो उस समय 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर होगा, और अगर हमको आरटीपी दिया रहे तो उस समय 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? तो 24.45 लीटर होगा, ध्यान रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अब सोचो कि कोई सॉलिड ले लेते, नहीं, एक बॉल ले लीजिए सॉलिड, नहीं, उसका आयतन आप मेजर कर लिए, नहीं, ठीक है। तो अगर कोई भी आप एक सॉलिड ले लिए हैं, ठीक है, और उस सॉलिड को थोड़ा देर के लिए फ्रीज में रख दें, बस मेरा है, थोड़ा देर के लिए उसको फ्रीज में रख दें, तो वो जो सॉलिड होगा उसका आयतन घट जाएगा। उसको निकाल कर टेबल पर रख दें, नहीं, तो उसका आयतन क्या घट जाएगा? नहीं घटेगा। बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं कि सर जम रहा है पिघल रहा है, ध्यान रखना है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, जो आपका प्योर सॉलिड है, बस मेरा है, जैसे डायमंड जिसको प्योर सॉलिड कहते हैं, बस मेरा है। तो आप डायमंड ले लीजिए, तो डायमंड को फ्रिज में रख दीजिएगा, तो पहले था 50 ग्राम का, हो जाएगा 5 ग्राम का,
नहीं, ऐसा नहीं ना होगा भाई, ध्यान रखना। सॉलिड जो होते हैं उनके वॉल्यूम जो हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर से प्रभावित बहुत जल्दी नहीं होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्परेचर से प्रभावित होंगे सॉलिड, ऐसा बात नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बात समझ में आ रहा है, आपको वहां जाना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर चेंज की, नहीं। और गैस ऐसे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम बहुत तेजी से चेंज कर जाएगा। बस मैं यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, खाली 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया जाए तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या गैस का आयतन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। सूत्र है, मारेंगे पराग दे खींच के, उसको बोल रहे हैं जो ना इससे अभी झुकल है, सीधा बैठो। समझ रहे हैं? जैसे कि नहीं होता, नींद आ रहा है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब चल रहा है, नहीं, यहां पर ध्यान देना है। तो ये वैल्यूज हम लोग को ध्यान में रखने हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखा जाए तो हम लोग को यहां से एक बात समझ में आ गया। अब हम लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है इसमें बहुत आसान सा 3 थ्योरी लगा, नहीं। मोल को संख्या के रूप में तो किसी भी पदार्थ के 6.02 गुना 10 का पावर 23 कणों के समूह को एक मोल कहते हैं। मोल को द्रव्यमान के रूप में, अच्छा, किसी भी पदार्थ के 6.02 गुना 10 का पावर 23 कणों के भार को एक मोल कहते हैं, नहीं। मोल को आयतन के रूप में तो किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होता है, या आरटीपी पर 24.4 लीटर के 24.45 लीटर के बराबर होता है। यही थ्योरी है, नहीं। लेकिन इस थ्योरी पर अनगिनत क्वेश्चन है, बस मेरा इस थ्योरी पर अनगिनत क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिलेशन तैयार करके देखते हैं। एक रिलेशन समझने की कोशिश करो, ध्यान समझो। इसी रिलेशन पे क्वेश्चन हम लोग का आएगा। हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिए, 1 मोल CO2 गैस एट STP, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं उसको हम लिखने का शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 1 मोल CO2 गैस, तो 1 मोल का मतलब हम लोग जानते हैं, तो हम जानते हैं 6.022 गुना 10 का पावर 23 CO2 के कण, यही ना मतलब हुआ, या CO2 के अणु। इतना में किसी को दिक्कत है? अच्छा ये बताओ कि जो 6.022 गुना 10 का पावर 23 CO2 के अणु लिखे हैं, इसको हम लोग NCO2 के अणु लिख सकते हैं, NCO2 के अणु। ऐसा लिखे तो किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो अब हम लोग को बोल रहा था कि 1 मोल CO2 का हमको द्रव्यमान चाहिए, नहीं। तो अभी हम निकाले थे 44 आया था, 12 इसका शोधना 32, 32 या 12 44, तो 44 AMU की ग्राम, ग्राम। अगर वही यहाँ 1 मोल नहीं रहता, खाली 1 CO2 रहता तब हम AMU लगाते, लेकिन ये 1 मोल पूछ रहा है, तो 1 मोल का मतलब इतना कण, तो इतने कण का भार के लिए क्या करते हैं, AMU को हटा के ग्राम लगाते हैं। तो हम लोग को आ गया 44 ग्राम, इतना में दिक्कत। चलो अब यहां से हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों का CO2 दिया है बाबू, CO2 दिया हुआ है। चलो पूछते हैं, किससे पूछा जाए? बोलिए सर, बोलिए, आपका नाम नवीन है, बोलिए नवीन जी। यहां पर CO2 दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। एक CO2 में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है 22, ठीक है। हम लोग कार्बन का यहाँ 6 बोला गया और इसका 8 दूना 16, तो 16 और 6 कितना आ गया, तो 22 इलेक्ट्रॉन आया। ये कितने CO2 में है? 1 CO2। अच्छा हम यहाँ पे रफ लिख रहे हैं, 1 CO2 जो है, 1 CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आपके पास यहाँ CO2 कय गो है? N, नहीं। तो अगर हमको लिखना हुआ कि भाई NCO2 में कय गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो 22 गुना N लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिख सकते हैं। तो देखो, तो हमको 1 मोल CO2 का मतलब इतना CO2 का अणु हो गया, इतना CO2 को NCO2 का अणु लिखा गया। इतने NCO2 अणु का भार कितना है? 44 ग्राम। और इस 44 ग्राम में, 44 ग्राम CO2 में कोई पूछ दिया भाई कि इलेक्ट्रॉन कय गो, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 22 गुना N, और यहाँ N का मतलब क्या है? 6.022 गुना 10 का पावर 23, नहीं। तो हम यहाँ लिखे 22 गुना N, 22 गुना N क्या लिखें? इलेक्ट्रॉन्स। आया कि नहीं आएगा? अच्छा इसी में कोई प्रोटॉन पूछ दिया तो 22 गुना N प्रोटॉन आया कि नहीं आएगा? आएगा, ध्यान रखना है। इसी में कोई न्यूट्रॉन निकाल दिया तो न्यूट्रॉन भी निकालोगे तो वो भी 22 ही आएगा। तो 22 गुना N क्या आ गया? न्यूट्रॉन्स आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी 1 मोल CO2 के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं,
1 मोल CO2 का मतलब कितना CO2 का कण होता है आप जानते हैं। 1 मोल CO2 का भार कितना होता है 44 ग्राम। 1 मोल CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 22 गुना n इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1 मोल CO2 में कितना प्रोटॉन होता है तो 22 गुना n प्रोटॉन होता है। 1 मोल CO2 में न्यूट्रॉन कितना होता है तो 22 गुना n न्यूट्रॉन्स होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलो अब 1 मोल CO2 देखो तो ध्यान से, यहां पर CO2 को तुम ध्यान से देखोगे तो CO2 में कार्बन परमाणु कयगो है? एगो। ऑक्सीजन परमाणु कयगो? 2 गो। टोटल कयगो? 3 गो। यानी इसमें टोटल परमाणु की बात करें तो 3 परमाणु है कि नहीं? तो 3 परमाणु है, 2 गो ऑक्सीजन का, एगो कार्बन का है नहीं, तो 3 परमाणु है एगो CO2 में। कयगो CO2 में? एगो CO2 में। यहाँ CO2 कयगो है? n गो CO2 है नहीं। तो हमको कोई पूछा कि भाई 44 ग्राम अगर आपको दिया है CO2 तो 44 ग्राम CO2 में टोटल परमाणु कयगो है? तो 3 गुना n बोले, 3 गुना n कुल परमाणु। बोलो दिक्कत है? नहीं। कोई बोल दिया कि अच्छा 3 गुना n परमाणु, अच्छा इसमें ऑक्सीजन का परमाणु कितना है तो 2 गुना n लिखें। 2 गुना n कौन परमाणु? 2 गुना n ऑक्सीजन परमाणु, क्या ऑक्सीजन 2 गो दिख रहा है। कार्बन कोई बोल दिया तो कितना? 1 गुना n कार्बन परमाणु। ध्यान रखना है 1 गुना n कार्बन परमाणु। बोलो दिक्कत है? नहीं। किसी को परेशानी तो बोलो। ठीक है, हम लोगों को देखा जाए तो CO2 आप पढ़ते हो भाई, CO2 नहीं। तो CO2 में अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे मैक्सिमम को मांग चल रहे हैं कि जो 11th पढ़े हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग 12th 11th को नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते होंगे, या 8 9th में थोड़ा सा हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, तो 2 गो है, 12 4 16। यानी एगो CO2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कयगो? 16 गो नहीं। तो NCO2 में 16 गुना n वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें। बुझा रहा है? नहीं। तो ये कहानी कहां तक बढ़ रही है देख रहे हैं? बस में आ रहा है। अब 1 मोल CO2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश उसको भी जोड़ सकते हैं अभी। बस में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन जो है वो क्या पूछता है, आप 1 मोल CO2 के बारे में इतना कुछ जानते हैं, अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ देगा। इसमें एक चीज छूट रहा है, आयतन। NCO2 का आयतन भी पढ़ चुके थे हम लोग, STP पर 22.4 लीटर। अब इसको कैसे भी घुमा के पूछ देगा। बस में आ रहा है? जैसे आपसे पूछ देगा कि भाई 10 लीटर CO2 में कुल कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। नहीं, तो आप पहले सोचिएगा 10 लीटर में कार्बन परमाणु नहीं, 10 लीटर CO2 में कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। तो पहले आपको लिखना होगा कि अच्छा हम जानते हैं कि 22.4 लीटर में कार्बन परमाणु कितना होता है? 1 गुना n होता है। देख रहे हैं सीधे यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है। तो 22.4 लीटर में 1 कार्बन परमाणु होता है, तो 10 लीटर में कितना होगा? नहीं निकलेगा। नहीं, हम लोग तो पूछ देगा 5 ग्राम CO2 में, 5 ग्राम CO2 में कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। नहीं, तो पहले ही पता होना चाहिए कि भाई 44 ग्राम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 16 गुना n। तो 5 ग्राम में पूछेगा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये सारा क्वेश्चन तब निकलेगा जब सब लिखने आता होगा तब। ध्यान है? नहीं, आपको पहले 1 मोल CO2 के बारे में ये सब आपको आता है तब आप इस पे न्यूमेरिकल बना पाइएगा। अब इसमें अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल घुमा फिरा के भी दिया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है? नहीं, आपसे पूछ दिया भाई 11.2 लीटर CO2 दिया हुआ है, 11.2 लीटर CO2 में कुल अणुओं की संख्या बताएं। नहीं, तो आप जानते हैं भाई 22.4 लीटर में कुल अणु कितना है? इतना है। नहीं, तो 11.2 लीटर में कितना होगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा। तो यही सब क्वेश्चन अब आने वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन ही आपके बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। अब उसी में कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन घुसा देगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो अब मोल पढ़ाने में अगर देखा जाए तो मोल पढ़ाने में थोड़ा टाइम है। मोल का डिफिनीशन लिखो तो 3 गो डिफिनीशन लिखवाने में कितना टाइम? 15 से 20 मिनट या 1 घंटी। बस में आ रहा है? लेकिन अब मोल का न्यूमेरिकल कराया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएबिलिटी आता है। ध्यान रखना, ये खत्म ही नहीं होगा। बस में आ रहा है? लेकिन हम लोग को उतना पढ़ लेना है जितना से हम लोग का न्यूमेरिकल फंसे नहीं। तो इतना समझ में आया? ठीक है? तो कुछ होमवर्क हम देते हैं जिसको आप लोग करके लाएंगे। चलो यहां से देखें हम लोग, तो कुछ होमवर्क हम लोग देते हैं आपको, जिस होमवर्क को आपको करके लाना है। जैसे अभी 1 मोल CO2 गैस के बारे में हम कितना पॉइंट लिखे? नहीं, तो वैसे ही हम लोग देंगे आपको अलग अलग कंपाउंड जिसके बारे में आपको अपने से लिख के लाना है। ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ लिखे आपको कि 1 मोल SO2 गैस यहाँ लिखे हैं,
तो 1 मोल SO2 गैस के बारे में एट STP आप क्या क्या जानते हैं उसके बारे में आपको लिख के लाना है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखो बाबू, जहां पर STP लिखेंगे वहीं पर आयतन लिखना, और जहां पर STP नहीं लिखेंगे उस केस में आयतन मत लिखना। मेरी बात दिमाग में जा रही है ना? ठीक है, आयतन तभी लिखना 1 मोल SO2 एट STP, तो यहाँ आयतन का चर्चा करना, लेकिन अगर किसी में हम STP छोड़ दें तो वहां आयतन मत लिखना, सिर्फ वहां कणों की संख्या, भार, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, यही सब लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना है, उसीलिए हम यहाँ दे रहे हैं। अब जैसे 1 मोल ग्लूकोज दिया गया C6H12O6, नहीं, इसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो वो तुमको लिखना है। सेम एज 1 मोल तुमको शुगर दिया गया C12H22O11, इसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। सेम एज हमको दिया गया 1 मोल KMnO4, इसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो तुमको लिखना है। सेम एज तुमको दिया गया 1 मोल K2Cr2O7, यही सब यूज में ज्यादा आता है, ध्यान रखना है इसके बारे में क्या जानते हो। फिर STP वाला कुछ और देख लें, 1 मोल O2 गैस एट STP के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, ध्यान रखना है। 1 मोल यहां पर हम लोग का H2 गैस के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो लिखना है। 1 मोल H2SO4 के बारे में आप क्या क्या जानते हो। 1 मोल HNO3 के बारे में आप क्या क्या जानते हो, और 1 मोल NaOH के बारे में आप क्या क्या जानते हो, ये आपको लिख के लाना है। लाएंगे? तो ये सब हमको लिख के चाहिए, ध्यान रखना, जितना भी हम दिए हुए हैं ये सब आपको लिख के लाना है। लाएंगे ना? ठीक है, तो अब अगले क्लास में आप ये लिख के लाते हैं, तब हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, नहीं, और उसको हम लोग बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे, तब इसके बाद मोल का फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग करते चल रहे हैं, नहीं, उसको हम लोग को ध्यान से करेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो।